नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है सीसैट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। यह एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे अधिक अगर देखा जाए यूपीएससी के इतिहास में तो विवाद का कारण रहा है। और ऐसा नहीं है कि विवाद आज ही उत्पन्न हुआ है। जब से सीसैट को लाया गया यानी कि 2011 ईस्वी से, तब से ही इसका विरोध हुआ। विरोध का आधार क्या था? विरोध इसलिए किया गया कि कहा गया कि सीसैट की वजह से जो मानविकी विषय के छात्र हैं उनका चयन प्रभावित होगा। ये 2011 में भी कहा गया। दिल्ली के मुखर्जी नगर और तमाम जगहों पर पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ। लेकिन उसका अब अगर देखा जाए, क्योंकि 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ, 15 में इसमें कुछ बदलाव किए गए, हम 2026 में हैं। अब कुछ समय हमारे पास हो चुका है, कुछ वर्ष बीत चुके हैं उसका एनालिसिस करने का। तमाम डेटा जो है वो बताते हैं कि वाकई सीसैट ने भेदभाव किया है। यह मैं इसलिए कहूंगा कि चूंकि कुछ डेटा के आधार पर हम देखेंगे, केवल भावनाओं पे नहीं बात करेंगे। तो समझिए, ये विषय जो है कहीं ना कहीं डिबेट उत्पन्न करता है, संवेदनशील विषय है, और खास करके भारतीय भाषा के जो छात्र हैं, खास करके हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, उनके द्वारा। अब ये मुद्दा फिर से एक बार इसलिए उठा है क्योंकि एक सांसद महोदय ने इस पर विचार करने की सलाह दी है सरकार को। तो यह भी अब कहा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में सरकार सीसैट हटा सकती है या सीसैट में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं? क्या यूपीएससी को कुछ सलाह दिया जाएगा? यह देखने की बात होगी। देखिए, यहाँ पर जो बात किया गया है विवाद के अंतर्गत, उसमें प्रमुखता से जिस बात को चर्चा किया गया है वह विविधता पर प्रभाव। अब देखिए, विविधता की अगर बात किया जाए ना साथियों, तो विविधता कई आयामों में है। हम सब समझते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है, लेकिन जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर विविधता भाषा के आधार पर हो सकता है ना। तो निश्चित तौर पर भारतीय भाषाओं का ग्राफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में गिरा है। हम डेटा से बात करेंगे, सिर्फ जुबानी बातें नहीं। इसके अलावा क्षेत्र की बात की जाएगी। अब क्षेत्र कहने का तात्पर्य हो जाएगा, इसे आगे आप डिफाइन करेंगे तो निश्चित तौर पर एक रूरल एरिया होगा और एक अर्बन होगा, यानी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के भी इसके अंतर्गत बात किया जाएगा। तमाम इसमें बैकग्राउंड इकोनॉमिकल आधार पर भी बात कर सकते हैं, वह भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसके विविधता में कमी आया है। एक समय हुआ करता था कि सिविल सर्विसेज में विभिन्न बैकग्राउंड के लोग आया करते थे, ग्रामीण क्षेत्र की भी संख्या ठीक ठाक देखने को मिलती थी, विभिन्न भाषा के छात्र आया करते थे, लेकिन वह अब कम हो गया है। और इस सब चीज के पीछे बताया गया है जो एक वजह, वह है सीसैट। तो समझने की कोशिश करेंगे कि सीसैट होता क्या है, आखिर इसको लेकर के क्यों कहा जा रहा है कि ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, साइंस टेक के स्टूडेंट को फायदा पहुंचाता है, यह भी देखेंगे। ठीक है, तो इसे बाधक के तौर पर तो निश्चित तौर पर देखा गया है। और पूरे परीक्षा प्रणाली यूपीएससी पर लगातार 2011 से ही इस बात को लेकर के, यानी कि सीसैट को लेकर के प्रश्न उठते रहे हैं। तो आज देखेंगे कि क्या जो ये प्रश्न उठता रहा है क्या वाकई सही है या बस यूं ही बातें की जाती है। देखिए, यहां कहा गया है कि 65% तक जो छात्र हैं, समझिए यूपीएससी में सिलेक्शन लेने वाले पिछले कुछ वर्षों में, वह केवल और केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ठीक से समझना है। इसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड के हैं, कला क्षेत्र के जो छात्र हैं, इनकी संख्या लगातार गिरती गई है। क्योंकि तकनीकीय और जो गणितीय प्रकृति है सीसैट पेपर का, वह काफी कठिन होता गया है। इस वजह से इन छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है। और ये ब्रिजलाल हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और ये खुद पूर्व आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। तो ध्यान देना है, ये रिटायर्ड है। तो कुल मिलाकर के अब चूंकि देखिए, एक सिविल सर्वेंट, जो एक्स सिविल सर्वेंट कह सकते हैं, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, उनके द्वारा ही उठाया गया है, इसीलिए ये मसला और ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सीसैट क्या है, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं, तभी तो चलेंगे इसके पोस्टमार्टम पर कि भाई विवाद हो क्यों रहा है। देखिए, हम सब जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 चरण में होता है। पहला चरण हम सब जानते हैं कि जिसको आप प्रीलिम्स कहते हैं, यानी कि प्री, उसके बाद मेंस हो गया, और एक होता है जिसको बोलते हैं पीटी। हालांकि इस पीटी का मतलब होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको आप पॉपुलर वे में बोल देते हैं इंटरव्यू, है ना, और इसको बोल देते हैं पीटी यानी कि प्रीलिम्स, है ना, मतलब समझ गए। अब यहां पर जो है ना वो 2 पेपर होता है, एक होता है जीएस1 और एक होता है जीएस2। हम केवल यहां पर बात करेंगे आज, है ना, मेंस और इंटरव्यू की तरफ नहीं भागेंगे। तो यहां पर जीएस1 होगा, इसमें तो सामान्य अध्ययन के होते हैं जो आप पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना, करंट अफेयर्स, ये सब। लेकिन साथियों, ये जो जीएस2 पेपर होता है ना, यही दरअसल सीसैट होता है। ठीक है, और इसी को इंट्रोड्यूस 2011 में कर दिया गया था, जिसको लेकर के विवाद बना हुआ है। इसके अंतर्गत होता क्या है, कुल मिलाकर के 80 प्रश्न होते हैं और यह 200 अंक का होता है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के आप कहेंगे तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 नंबर आपको दिया जाएगा। अब यहां पर शुरुआत में तो इसको लेकर के बातें की गई कि इसका मार्क्स ऐड होगा,
और जब इसका मार्क्स ऐड होता था 2011 वगैरह में, तो ये डिजास्टर साबित हुआ। अभी मैं बताऊंगा, फैक्ट के साथ बताऊंगा, उसको समझेंगे। फिलहाल जब इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ, वो भी इतिहास पे आएंगे, तो फिर इसको कहा गया कि ठीक है भैया, केवल इसको क्वालिफाइंग नेचर का हम लोग कर देते हैं, यानी कि इसका मार्क्स जो है प्रीलिम्स के कट ऑफ में नहीं ऐड होगा, लेकिन आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो कहा गया कि भाई क्वालिफाई करेंगे तो उसके लिए क्या आधार है, तो कहा गया कि देखिए, पास होने के लिए आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे। कुल मिलाकर के अगर 200 अंक का 33% निकालें तो आप जानते हैं ये 66 मार्क्स हो जाएगा। ये कंपलसरी है। अगर इतना नहीं आता है सी सेट में, तो आपका जीएस पेपर 1 जो है वो चेक ही नहीं होगा। तो इससे हम यहां पर एक रीजनिंग का प्रश्न आ गया, ये तो समझ सकते हैं कि पहले चेक कौन होता होगा, मतलब सी सेट जीएस पेपर 2, और उसमें अगर आप फेल हुए तो पेपर 1 आपका चेक ही नहीं होगा, उसके कोई मतलब रह नहीं गया। अच्छा, इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है? निश्चित तौर पर नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है, और प्रत्येक गलत उत्तर पर अगर देखा जाए तो आपका जो मार्क्स कटेगा वो है 0.83 अंक। ये कुल मिलाकर के यहां बातें की गई। अच्छा, सीसेट को क्यों विवाद में कहा जा रहा है? आखिर कौन सारे सब्जेक्ट इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए जो ये कठिन बना रहा है पेपर को, जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट और मेडिकल के छात्रों को फायदा दे रहा है? उसके लिए यहां पर समझना पड़ेगा। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले इसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन सुनकर बहुत खुश नहीं होना है। यूपीएससी में सीसेट का जो कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, सबसे पहले जो विवाद शुरू हुआ साथियों, ये कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के। क्यों कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के? क्योंकि इसके लैंग्वेज को लेकर के। ठीक है, पहले तो इसमें इंग्लिश भी था, वो हटाया गया। फिर जो हिंदी में भी कहा गया कि ठीक है, प्रश्न पत्र दोनों ही भाषाओं में होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। लेकिन जब यहां भाषा को लेकर के बात की गई, ये बात सही है कि इंग्लिश में भी रहता है और ये हिंदी में है, तो फिर आप कहेंगे फिर यहां पर क्यों कहते हैं कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए दिक्कत है? होता क्या है साथियों, हिंदी में जो ये कॉम्प्रिहेंशन का प्रश्न रहता है, एक तो बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न रहता है, तकरीबन 27-28 कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं 80 प्रश्न में। ये दरअसल देखा गया है कि इंग्लिश का ही गूगल ट्रांसलेट ज्यादातर देखने को मिला है, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ है। इस तरह के ट्रांसलेशन देखने को हिंदी में मिलता है कि वो अबुझ जैसा हो, है ना। हम सब किस भाषा की में चर्चा करते हैं हिंदी में, या आप अखबार पढ़ते हैं, है ना, टीवी देखते हैं, तो वो हिंदी समझ में आती है। लेकिन इसकी हिंदी सीसेट की वो किसी को आज तक समझ में ठीक से आती नहीं है। और हर बार एग्जाम में होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं, कुछ पंक्तियां ऐसी है जो बस सर के ऊपर से निकल जाता है, तो इसको लेकर के बहुत विवाद रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग है। देखिए, रीजनिंग होना कोई बुरा नहीं है, इसमें यहाँ पर मैथमेटिक्स है। अब दोनों चीजें सही है ना, कि भाई जो भी अधिकारी बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, पॉलिसी मेकिंग इस देश के लिए करेगा, 146 करोड़ लोगों का जीवन कैसे चलना है, इसके लिए वो डिसीजन लेगा, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति में इतनी क्षमता तो, योग्यता तो होनी चाहिए ना कि वह रीजनिंग सही से कर पाए, वह 10वीं के स्तर का मैथमेटिक्स सही से करवा ले, उसके पास जो है कॉम्प्रिहेंशन की क्षमता होनी चाहिए, है ना, वो पब्लिक से इंटरेक्ट करेगा। तो एक पदाधिकारी में इतने गुण तो होने ही चाहिए, इसीलिए सीसेट को लाया गया था। लेकिन क्या सच्चाई ये है? यहाँ का तो मैंने बता दिया कि खेल क्या भाषा में हो रहा है। जरा यहाँ आते हैं, जब ये रीजनिंग की बात करेंगे ना, तो इस रीजनिंग को जरा सॉल्व करके देखिए। मैं इसलिए भी ये कह सकता हूं कि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूं, तो मेरे लिए तो ये पेपर आसान रहता है। लेकिन जितने भी मैं अपने साथियों को देखा हूं जो अन्य मानविकीय विषय से रहे हैं, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। होता क्या है कि ये रीजनिंग जो है ना, अभी पिछले 3-4 साल में देखेंगे ना, तो ये कैट लेवल का हो गया है ना। ये आईआईटी के जो छात्र हैं वो भी ठीक से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ये लेवल कठिन करता जा रहा है। और मैथ, ये कहा जा रहा है कि भाई हम केवल आपसे 10वीं कक्षा का मैथ पूछेंगे। शुरुआत में ऐसा हुआ भी, 2-4 साल तक ये चला, लेकिन पिछले कुछ समय का अगर मैथ्स आप निकाल लें तो कुछ प्रश्न तो ऐसे रहे जो आईआईटीएन भी सॉल्व नहीं कर पाए, और कुछ प्रश्न को लेकर के ये दावा किया गया कि जो जी का एग्जाम होता है आईआईटी के लिए, वहीं से बस डेटा चेंज करके डाल दिया गया सीसेट में। इस तरह के आरोप रहे हैं इस पेपर पे। तो 10वीं लेवल का अब तो कतई ये मैथ रहा नहीं, है ना, ये तो स्पष्ट है। तो कुल मिलाकर के अब देखिए, इसके लेवल को आपने हाई कर दिया, इसके लेवल को हाई किया, इसमें तो भाषा ही नहीं समझ में आता है। अब मुझे बताइए, तो ये साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैनेजमेंट, मेडिकल, क्या इन छात्रों के लिए फायदेमंद हो गया कि नहीं? तो ये पेपर इनके लिए फायदेमंद हुआ। बाकी जो भारतीय भाषा के छात्र हैं वो जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन उनको यही रोक देता है, ये आगे बढ़ने ही नहीं देता है मेंस की तरफ।
और आगे बढ़ने क्यों नहीं देता है? ऐसा नहीं है कि वो मैथ नहीं जानते हैं या उनको लॉजिकल रीजनिंग नहीं आता या कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, बल्कि इस खेल को ऐसा आरोप लगता है कि काफी कठिन बना दिया गया है, या यूं कह सकते हैं कि इस सेट जो है, इसके प्रश्न जो हैं, इसको ऐसा देख के लगता है कि ये केवल और केवल मेडिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के छात्रों के लिए तैयार किया जा रहा है। ये विवाद का मुख्य विषय है। मामला यहां पर समझ में आ गया। आगे चलते हैं, बदलाव की कहानी जरा समझने की कोशिश करते हैं। 2010 के बाद आज तक की परिस्थिति, चूंकि इसके बाद ही हुआ था। देखिए, प्रीलिम्स में सीसेट आ गया था, यहां पर प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप। उससे पहले जो 2010 से पहले हुआ करता था, उसमें क्या होता था कि जीएस का 150 अंक होता था, और जो ऑप्शनल अभी आपको दिखता है मेंस में, वहां पर एक ऑप्शनल भी रख सकते थे, है ना। जो भी आपका ऑप्शनल हो वो 300 अंकों का होता था। ये 2010 तक या उससे पहले की स्थिति। 2011 के बाद की स्थिति क्या हुआ है, जो मैंने पहले भी कहा, जीएस का पेपर एक आया जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब मिलेगा 200 अंक का, और यहीं पर जीएस2 को सीसेट कहकर इंट्रोड्यूस किया गया, और यहां से गेम शुरू हो जाता है। ये 200 अंकों का होता है, और यहीं से कोशिश किया गया था कि भाई जो रटंत विद्या है उसको खत्म करके और थोड़ा सा लॉजिकल पर्सनैलिटी वाले व्यक्ति को यूपीएससी में लाया जाए। मूल्यांकन का तरीका क्या है? विषय का ज्ञान और रटंत विद्या इसमें लगाया गया। ऑप्शनल था तो आपको विषय ज्ञान है कि नहीं, वो चीजें। यहां पर क्या है कि पूरी तरह से आपका एनालिटिकल स्किल क्या है एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट में, उसको कहीं ना कहीं फाइंड आउट किया जाता है। सुधार का उद्देश्य क्या था, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि सीसेट फिर से एक बार विवाद में आ गया है, और ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स आपका आने वाला है इस बार, तो कुल मिलाकर के हो सकता है समिति वगैरह को लेकर के प्रश्न आ जाए, ठीक है। वाईके अलग और यहां पर वीरप्पा मोइली हुआ करते थे, उनकी समितियों की सिफारिशों के आधार पर यह किया गया ताकि सिविल सेवाओं में रटने वाले जगह जो है इलेक्ट्रिकल स्किल वाले लोग आने चले आए। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आपको 2 कालखंड समझा दिया कि आज की स्थिति क्या है और उस समय सीसेट की स्थिति क्या होता था। अब विवाद का मूल कारण कहा गया कि एक न्यूट्रल पेपर कैसे फिल्टर बन गया। हमने कहा कि भाई सीसेट हम इसलिए लाए, सभी के लिए एक ही जैसा होगा, है ना। वैकल्पिक विषय पहले हुआ करता था तो कहा जाता था कि भाई हिस्ट्री वालों का क्वेश्चन आसान हो गया और जो है पॉलिटी वालों का क्वेश्चन कठिन आ गया इस बार। वैकल्पिक विषय में चांस तो रहता है, अभी मेंस में भी यही बातें की जाती है। तो कुल मिला के कहा गया कि ये तो न्यूट्रल सब्जेक्ट है, क्वालिफाइंग ही तो है, यही करना चाहिए। लेकिन ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जो है न्यूट्रल होना चाहिए था, ये कहीं ना कहीं यहां पर देखेंगे फिल्टर का काम करने लगा। फिल्टर क्या होता है? आपने फिल्टर का यूज किया होगा। फिल्टर क्या करता है? जो गंदगी होता है ना उसको छाड़ देता है, या कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही बाहर जाने देता है, बाकियों को साइड कर देता है। भाई साहब अब नहीं जाएंगे, है ना। आपने बायोटेक पढ़ते हुए भी ये पढ़ा होगा, साइंस टेक जब आप पढ़ रहे होंगे यूपीएससी के लिए। तो कुल मिलाकर के ये होता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए यहां स्थिति क्या है, जो इंजीनियरिंग, आर्ट्स, रूरल, हिंदी मीडियम सारे बैकग्राउंड के बच्चे हैं इसमें जा रहे हैं। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा है। और ये सब जो है ब्लू वाले, ये आपको कौन है? ये वो लोग हैं जो इंजीनियरिंग के हैं, ये वो लोग हैं जो कि देखा जाए मेडिकल के हैं। तो यहां पर ये सीसेट जो है क्या करता है? फिल्टर का काम करता है। गणित और अंग्रेजी ये सब जो है यहां पर काफी कठिन, अंग्रेजी मतलब यहां रखिए भाषा का अनुवाद कहा जा रहा है, अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद जनरली देखा जाता है। तो ये फिल्टर करके बाकी लोगों को, इंजीनियरिंग, साइंस और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो आसान होता है, लेकिन ये जो हिंदी मीडियम वाले हैं और या अन्य भारतीय भाषाएं, इनको लगभग यही रोक देता है, थोड़े बहुत किसी तरह आगे बढ़ पाते हैं। तो कुल मिलाकर के वही बात कहा गया है कि आपने कहा कि भाई 10वीं लेवल का मैथ पूछेंगे, पर ये तो कहीं दिखता नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में भाषा बहुत खराब है। क्या ये बातें सिर्फ हवा में है या वाकई कुछ डेटा भी यहां बताता है? चलिए डेटा देखते हैं ना। ये डेटा हमारा नहीं है, ये डेटा जो है यूपीएससी का है, ये डेटा सरकार नहीं बताया है, सरकारी आंकड़े हैं। साइंस बनाम आर्ट्स को लेकर के देखा जाएगा 2017 से लेकर के 2021 के बीच में हम समझने की कोशिश करेंगे। ये ब्लू वाला जो है साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो यूपीएससी में सिलेक्ट हो रहे हैं उनका आंकड़ा है, और ये रेड वाला जो है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनका आंकड़ा है, ठीक है। अब चलिए यहां पर देखते हैं 2017 में, जरा देखिए इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड मेडिकल के जो सिलेक्शन हैं वो 715 हैं। ये कब है? 2017 में, ठीक है। और ह्यूमैनिटीज का केवल 106, ठीक है। 2018 में कहा 528, 18 में कितना? 81 केवल मानवीय के वालों का, 19 में 595, ये 77 घटता जा रहा है। 2020 में 566, 84, 21 में 497, तकरीबन 588। ग्राफ लगातार घटता जा रहा है और ये स्थिति 21 के बाद और भी दयनीय होता गया है। हमने केवल कुछ आंकड़े लिए हैं और यह आंकड़ा जो है एमओएस है जितेंद्र सिंह, जो कि सांसद हैं, और उन्होंने ये संसद में प्रस्तुत किया था यूपीएससी के आंकड़े। तो ये आंकड़े यूपीएससी ने सरकार को दिया अपने एनुअल रिपोर्ट में, और सरकार ने देश के सामने रखा, यही वो आंकड़ा है।
तो ये आंकड़ा हमारा नहीं है, ध्यान रखिएगा। और इसी आंकड़े में बताया गया है कि लगातार ये आंकड़ा मानवीय विषय वालों का अचानक से गिरना शुरू हो गया सीसेट के आने के बाद। तो यहां पर देखिए क्या कोशिश है, समझते हैं। चरण 1 प्रीलिम्स साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का छात्र जो है सीसेट यहां पर मदद मिलता है, ये प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि ये जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे आगे जाएंगे नहीं। जीएस में आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लें। उसके बाद मुख्य परीक्षा में वो क्या करता है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है ना, लेकिन वो इंजीनियरिंग नहीं रखेगा, वहां पर कतई नहीं रखेगा, वो मानविक के विषय ही ले आएगा, एंथ्रोपोलॉजी ले लेगा, पॉलिटिकल साइंस ले लेगा, हिस्ट्री ऑप्शनल रख लेगा, है ना। यानी कि यहां आकर के वो मानविकीय में आ जाता है, समाज शास्त्र ले लेगा और इससे फिर यहां पर वैकल्पिक विषय बनाता है और इससे सिलेक्शन पा करके वो अंतिम चरण में जाता है। कुल मिलाकर के यहां पर कहने का तात्पर्य है कि अगर मानविकीय विषय खराब होता तो निश्चित तौर पर ये छात्र जो यहां पर सीसेट पास करके इंग्लिश मीडियम वाले आ रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले आ रहे हैं, मेडिकल वाले आ रहे हैं, वो इंजीनियरिंग मेडिकल का विषय छोड़ करके यहां पर आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं ले रहे होते। तो ये डिबेट का विषय नहीं है, सही से तर्क से समझा जाए। जो लोग इस बात को लेके कहते हैं कि अरे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट अब कौन पढ़ता है, इसमें सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो रहा है, नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर ये सारे स्टूडेंट इधर ऑप्शनल जो है नहीं लेते, क्योंकि यहां पर देखा जाता है कि जब यहां पर देखा जाता है प्रीलिम्स कौन लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो मेडिकल इंजीनियरिंग वाले, और यहां पर जब देखा जाता है कि वही मेडिकल इंजीनियरिंग वाले आते हुए अपने मेडिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को ले लेते हैं ऑप्शनल। समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के विषय में खामियां नहीं है, व्यवस्था में खामी की बात कही जा रही है। यही बात यहां पर डेटा के आधार पर हम देखते हैं। डेटा इनसाइट कहता है कि 17 से 21 के बीच मानविकीय से प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले छात्र बेहद कम थे, यानी कि 77 से लेकर के 106 एक एवरेज रख लेते हैं। लेकिन मानविकीय विषय से अंतिम चयन पाने वाले छात्र दोगुने से ज्यादा थे, 188 से 230। ये कौन है? ये छात्र अंतिम चयन वाले, वही इंजीनियरिंग मेडिकल वाले जो यहां आकर के चेंज कर लेते हैं अपना सब्जेक्ट, क्लियर है, ऑप्शनल के रूप में। कुल मिलाकर के ये दिखाता है कि मानवीय विषय जो है खराब नहीं है, सीसेट का कहीं ना कहीं खेल चल रहा है। भाषाई खाई जरा समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी बनाम हिंदी देखेंगे। 2011 का प्रभाव समझिए, 800 जो है अंग्रेजी माध्यम से चयनित होते हैं 2011 में, और ये डिजास्टर मैंने आपको कहा था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि 2011 में सीसेट जब आया था डिजास्टर साबित हुआ था। देखिए 800 चयन हुआ था इंग्लिश मीडियम से, 89 केवल हिंदी मीडियम से। अचानक से 2011 में जो है मामला पलट गया, वो कहते हैं ना जज्बात बदल गया, कुछ वैसा हुआ था। यहां पर हिंदी माध्यम का रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब रहा। लवासना के विषय में आप जानते हैं मशहूरी, जहां पर अकादमी है, जब आप चयनित होते हैं एज ए सिविल सर्वेंट, वहां पर जाकर के आपकी ट्रेनिंग होती है, फाउंडेशन कोर्स होता है, वहां से डेटा दिया जाता है और उस डेटा में कहा गया 2015 बैच के 370 सिविल सेवा अधिकारियों में से केवल 8 ने हिंदी में परीक्षा दी थी, केवल 8। ये आंकड़े हैं लवासना के 2015 के। इनमें से सिर्फ 5 छात्र हिंदी माध्यम के विश्वविद्यालयों से थे, केवल 5। पूरे देश की बात की जा रही है, तो समझना है कि यहां पर ये आंकड़े कितने खराब होते जा रहे हैं। डेटा जरा लवासना का ही देखते हैं, एकेडमी का डेटा है, हिंदी माध्यम का पतन कैसे हो रहा है। यहां पर कहा गया कि प्री सीसेट जो है 2005 से लेकर के 2008 तक ये 12 से 15% जो है वो हिंदी माध्यम के छात्र की यहां पर मजबूत उपस्थिति रही, और उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे अंतिम समय जो 2013 में देखा जाए वो 17% के आसपास प्रीलिम्स रहा, जो ठीक बताया जाता है। उसके बाद वास्तविक प्रभाव यहां से दिखना शुरू हो गया, और वो दिखना क्यों शुरू हुआ? मैथमेटिक्स लेवल बढ़ता गया, रीजनिंग का लेवल बढ़ता गया, कॉम्प्रिहेंशन बहुत कठिन आता गया, भाषाई अनुवाद जो है बहुत खराब रहा। देखिए 2014 में केवल 2% के आसपास, 15 में 4, 17 में 4 और 18 में 2% के आसपास, यानी कि आंकड़ा लगातार यहां पर गिरता गया। और 2018 के बाद अगर देखने की कोशिश करेंगे ना, तो ये जो लवासना है ना, ये लगभग अंतिम डेटा देना ही बंद कर दिया। यानी कि इतनी शर्मनाक स्थिति हो गई कि एकेडमी ने कहा कि भैया डेटा मत दो, अब भाषाई आधार पे छोड़ो अभी झंझट को। सोचिए क्या स्थिति यहां पर ये हुआ है। सरकार का पक्ष अब जरा समझते हैं। सारी डिबेट मैंने आपको तथ्यों के आधार पर बता दिया। सरकार का पक्ष है, सरकार कह रही है कि देखिए हमने सभी के लिए समान अवसर के लिए सीसेट लाया था। इसमें कहा जा रहा है कि डेटा की कमी को लेकर के सरकार का कहना है कि सफल उम्मीदवारों के भाषाई और कला पृष्ठभूमि का अलग से कोई आधिकारिक डेटा नहीं रखा जाता है, जो कि 2014 में जितेंद्र सिंह जी जो है पार्लियामेंट के अंतर्गत कहते हैं। ये कहा गया कि दरअसल जो परीक्षा है ना सीसेट, वो पूरी तरह से लैंग्वेज न्यूट्रल है
बात समझ में आता है, सुनने में सही लगता है, लेकिन मैंने पहले भी तर्क आपको देकर के बता दिया कि इस तरह की व्यवस्था दरअसल है नहीं। वहां पर इस तरह का खेल हुआ है कि मानवीय के विषय वाले ऐसे ही बाहर हो जा रहे हैं। स्वैच्छिक चुनाव, जहां तक मुख्य परीक्षा के भाषा का विषय है, निश्चित तौर पर जब आप फॉर्म भरते होंगे तो आपसे पूछा जाता होगा कि आप मेंस किस में देना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर स्वेच्छा से कहेंगे कि भाई हम हिंदी में देना चाहते हैं, तमिल में देना चाहते हैं, तेलुगु में देना चाहते हैं, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं आप कोई भी चुन सकते हैं ना, तो या फिर आप अंग्रेजी में देना चाहते हैं। तो ये मार्च में जब आप 2020 को यहाँ पर उनका दिया गया, लेकिन जनरली यहाँ तक तो वही पहुंच रहे हैं ना जो प्रीलिम्स पास पहले कर रहे हैं, और प्रीलिम्स पास ही नहीं करेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे कैसे। अब यहां पर समझिए निष्कर्ष क्या है, अर्बन टेक एडवांटेज इसको कहा जा रहा है, यानी कि शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको फायदा मिल रहा है, क्योंकि वही इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वही मेडिकल कर रहे हैं। गांव घर के लोग जो हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, सरकारी विद्यालयों से पढ़े हैं, वो ये पूरा सिस्टम से दूर हो चुके हैं। वो सिविल सर्वेंट बनते भी हैं तो इक्के दुक्के बनते हैं जो मीडिया में आते हैं और काफी ज्यादा उनकी चर्चा की जाती है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो एवरेज उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। इसमें साइंस टेक इंजीनियरिंग और इसमें मेडिकल के बैकग्राउंड के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चूंकि गणित और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग उनका होता है, लगातार बचपन से पढ़ते हैं, तो उनको ये फायदा मिलता है। अंग्रेजी माध्यम जो है बेहतर सामग्री की समझ है, यूपीएससी करने का बेसलाइन अब यही होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा गया है सीसेट केवल विज्ञान या अंग्रेजी का परीक्षण नहीं कर रहा है, यह इन दिनों के संगम पर स्थित अर्बन टेक जनसंख्यिकी को एक ढांचागत लाभ देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि शहरी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं कहीं न कहीं सीसेट उनके फेवर में काम करता नजर आ रहा है। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा ये है कि जो भी सिविल सर्वेंट सिलेक्ट होते हैं आखिर वो किसके लिए काम करते हैं, जरा सोचिए। एक आईएएस ऑप्शन है, उनका काम क्या होता है, कभी ठहर के सोचिएगा। आईएएस क्या करता है, क्या वो रिसर्च बैठ करके करता है अपने कलेक्ट्रेट में, वो क्या करता है, नाले बनवाता है, बिजली के खंभे लगवाता है, यही ना, आवास योजना करवाता है, पेयजल की स्थिति देखता है, यही सब तो करता है। लॉ एंड ऑर्डर के विषय में सोचता है। एक आईपीएस लोगों से इंटरेक्शन करता है, कहीं सिंचाई की समस्या है, किसानों की समस्या है, कुल मिलाकर के क्या है, पब्लिक से जुड़ता है। और पब्लिक से जो व्यक्ति जुड़ेगा वो पब्लिक की भाषा में होना चाहिए ना, वो व्यक्ति पब्लिक के बीच का होना चाहिए। तो पब्लिक के बीच का व्यक्ति कौन होगा, जो निश्चित तौर पर उन्हीं आधारों पर जिया हो। वो जब वहां से निकलेगा तो सिविल सर्विसेज, जिसको लेकर के हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहने का तात्पर्य है कि अगर ये इंडिया है, देश है ना, तो ये इसका फ्रेम होना चाहिए, और ये फ्रेम जो है ये आईएएस आईपीएस है ना, या सिविल सर्वेंट जो भी होते हैं। कोई भी तस्वीर अगर उसका फ्रेम बेहतर होता है वो खूबसूरत भी लगता है, और फ्रेम मजबूत है तो अधिक दिन तक वो तस्वीर जो है टिका भी रहता है। तो अगर इस देश का फ्रेम ये बताया गया है सिविल सर्विसेज सर्वेंट को, तो अगर ये मजबूत लोग आएंगे, बेहतर लोग आएंगे, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आएंगे, विविधता वाले लोग आएंगे, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग भाषा के, अलग अलग आर्थिक स्थिति वाले लोग आएंगे, इस देश को बेहतर समझ पाएंगे। यह देश और फिर बेहतर होगा और यह देश जो है मुस्कुराता हुआ जाएगा। लेकिन जिस खेल से एक सीसेट चल रहा है, अगर इसमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति भयावह हो सकता है, क्योंकि ये आंकड़ा जो है अब 5, 7, 10, 20 तक आ चुका है। भारतीय भाषाओं के छात्रों का चयन होना बंद हो चुका है यूपीएससी में, यही आंकड़े कम से कम दिखाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के सांसद महोदय, जो खुद एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, एक बार इस मुद्दा को फिर से इन्होंने पार्लियामेंट में उठाया है, बात करने की कोशिश की है, सरकार को इस पर ध्यान देने का आग्रह किया है, नजर देने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं कि यूपीएससी के समक्ष लगातार ये प्रस्ताव जा रहा है कि इस पर थोड़े से विचार किया जाए। सीसेट में आने वाले समय में क्या परिवर्तन होता है, क्या यूपीएससी सीसेट को बंद कर देगी या कुछ सुधार करेगी, या कुछ बीच बीच का, जैसे बुद्ध कहते थे ना, मध्य मार्ग, क्या कुछ बीच बीच का रास्ता निकाला जाएगा, या इसको ऐसा ही रहने दिया जाएगा जैसा है। आप लोग क्या सोचते हैं, आपके आधार पर मुझे बताइए कि यूपीएससी को क्या करना चाहिए, खास करके वो सारे छात्र जो भारतीय भाषाओं के छात्र हैं। मैं केवल हिंदी की बात नहीं कह रहा हूं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, मैथिली, सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप बताइए कि आपके हिसाब से ये कैसा व्यवस्था होना चाहिए। आपके विचार कमेंट बॉक्स में स्वागत योग्य हैं। यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।